वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। हम हाइब्रिडाइजेशन को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, तो इसको समझने से पहले इसके कुछ बैकग्राउंड समझने पड़ेंगे। इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है या कॉन्सेप्ट है वो है हमारे पास वैलेंसी का। कि हमें सबसे पहली जो चीज़ अंडरस्टैंड करनी है वो हमें वैलेंसी को अंडरस्टैंड करना है। वैलेंसी को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं? ये हमारे पास नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को डिफ़ाइन किया जाता है जो भी किसी वैलेंस शेल में मौजूद है। यानी कोई भी अगर एटम है उसके आखिरी शेल में जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी सिंगल सिंगल जो मौजूद है, उनको हम वैलेंसी कहते हैं। बट ये रूल ठीक नहीं है, बहुत सारी जगहों पे ये डिसएग्री हो जाता है और कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे ये रूल सही एक्सप्लेन नहीं हो पाता और वैलेंसी सही तरीके से कैलकुलेट नहीं हो पाती। अच्छा, ये क्यों होता है? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, जैसे बेरिलियम है, तो बेरिलियम के एतबार से तो उसके अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैं बेरिलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाऊँ तो ये हो जाएगी 1s2 2s2। तो इस एतबार से तो ये इसकी वैलेंसी ज़ीरो है, इनर्ट बिहेवियर है, जबकि एक्चुअल प्रैक्टिस में तो ऐसा नहीं है। यानी ये तो बड़े मसला आ जाएगा। बोरॉन के बारे में एक बंदा जब उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखता है तो वो समझता है कि जैसे बोरॉन जो है एटॉमिक नंबर 5 1s2 2s2 2p1 ये कोई मोनोवैलेंट है, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया पी में और एक की जगह खाली होगी। और कार्बन के बारे में ये ख्याल किया गया कि ये तो डाईवैलेंट है, जबकि कार्बन तो एक प्योर टेट्रावैलेंट है। यानी अगर कार्बन की मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ 1s2 2s2 2p2 और उसको अभी हम फिलिंग करके आपको दिखाएंगे भी इसके डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स में, तो ऐसा लगता है जैसे ही कोई ये डाईवैलेंट है। एक्चुअल प्रैक्टिस में तो बेरिलियम एक डाईवैलेंट है, बोरॉन एक ट्राईवैलेंट है, कार्बन एक टेट्रावैलेंट वैलेंसी वाला एलिमेंट है। ये वैलेंसीज बड़ी इशू कर रही हैं। ज़ाहिर है इनकी वजह से ओवरऑल स्टेबिलिटी डिफाइन नहीं हो पा रही, किसी भी चीज़ की स्ट्रक्चर्स बनेंगे नहीं बनेंगे, एक प्रॉब्लम आ रही है। To account for the valency of such element, it is assumed that some of the paired electrons are uncoupled and promote to the orbital of slightly higher energy within the same orbit before the atoms form chemical bond. ये है वो असल बात जो सोची गई, जिसके बारे में तबसरा शुरू किया गया कि भाई एटम्स की जो वैलेंसीज़ हैं उनके बारे में ये एजम्पशंस करनी पड़ेंगी कि कुछ अनकपल्ड हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो प्रमोट कर रही हैं ऑर्बिटल्स को, एनर्जी लेवल्स में कुछ स्प्लिटिंग हो रही है, और वो जो सेम ऑर्बिट्स हैं उनके अंदर कुछ स्प्लिटिंग की वजह से कोई बॉन्ड्स बन रही हैं। लेकिन ये जो प्रोमोशन है, दे रिक्वायर्ड द इनपुट ऑफ एनर्जी, बट सच एनर्जी विल बी अवेलेबल फ्रॉम द हीट ऑफ द रिएक्शन व्हेन एडिशनल कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। लेकिन उसकी वजह से कोई एडिशनल बॉन्ड्स बनने की, यानी कोई हीट है कोई, जिसकी वजह से ये वैलेंसीज चेंज हो रही हैं। ये जो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हम कह रहे हैं प्रोमोट हो रहे हैं, कोई बाहर से कोई एनर्जी आ रही है, कोई एडिशनल एनर्जी दी जा रही है, इसकी वजह से आपके पास एक्साइटेड स्टेट जनरेट होती है। ये एक्साइटेड स्टेट बहुत सारे फैसले करती है। मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने एक दो चीज़ें रखूँगा ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए बात चल क्या रही है। देखिए, बेरिलियम के पास एटॉमिक नंबर 4 है, तो इसके वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, टोटल 4 है तो वैलेंस में 2 हो गए, लेकिन यहाँ से इसकी स्टेबिलिटी डिफाइन नहीं हो रही है। बोरॉन के पास 5 है तो 1 2 आ गए, 1s2 2s2 2p1, और कार्बन में 1s2 2s2 और ये आ गए 2p। अगर 2px है तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास कहाँ चला जाएगा, 2py में चला जाएगा। बस इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 6 हैं। जब इसको बाहर से एनर्जी मिली, एक्साइटेड हुए और अपने ऑर्बिटल के अंदर से ये इलेक्ट्रॉन जंप करने लग गए। जंप करने का मतलब ये कि ये 1s2 आ गया, फिर ये 2s1 आ गया, फिर ये 2px आ गया। सिमिलरली ये आ गया 1s2, ये आ गया 2s, और 2s का इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे चला गया, ये आ गया 2py। इसी तरीके से ये s का इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाएगा, 2pz में चला जाएगा। तो ये 1s आ गया, 1s2 में तो वैसे ही रहेगा, 2s में 1 हो गया और ये आपके पास आगे चला गया। अब अगर आप यहाँ पे इस बात को गौर से देखें तो आपको एक बात पता चलेगी। वो बात ये पता चलेगी कि ये तो एक डाईवैलेंट एटम में कन्वर्ट हो गया, जैसे ही इसको बाहर से एनर्जी मिली है ये डाईवैलेंसी के कॉन्सेप्ट में आ गया है, यानी ये डाईवैलेंट एटम हो गया। सिमिलरली जैसे ही इसको ये मिला है तो आप देख रहे हैं ये आपके पास कैसा आ गया, ये ट्राईवैलेंट आ गया। और लास्ट वन, दिस वन, अगर हम इसको देख रहे हैं तो ये हमारे पास कैसा आ गया है, ये हमारे पास इस वाले एटम भी इसको इंक्लूड कर लिया है, ये तो टेट्रावैलेंट बन गया। तो यहाँ से पता चला कि ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है ये बुनियादी तौर पे डाईवैलेंट है, ये ट्राईवैलेंट है, ये टेट्रावैलेंट है।
यानी हो क्या रहा है, कोई बाहर से कोई एनर्जी आ रही है, उस एडिशन एनर्जी की वजह से आपके पास इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर लेवल पर जा रहे हैं, और हायर लेवल पर जाके फिर कोई बॉन्डिंग्स बन रही हैं और वो नई कोवेलेंट बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है, और ज़ाहिर है उनमें एनर्जी इन्वॉल्व है। अब क्या होता है, अब ज़ाहिर है ये एक प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम को ठीक किया लाइनस पॉलिंग ने। उन्होंने इस डिस्पार्टी सजेशन एक आइडिया इंट्रोड्यूस करवाया ताकि इस मसले को सेटल डाउन किया जाए, और उन्होंने ये बताया कि हमारे पास ऑर्बिटल्स जो है ना वो आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, और जितने ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उन्हीं इतने ही नए ऑर्बिटल्स तैयार होते हैं। इस मिक्सिंग को नाम दिया गया हाइब्रिड का। जैसे नहीं होता कार्स होती हैं हाइब्रिड, सिमिलरली यहाँ पर भी वर्ड हाइब्रिड इस्तेमाल किया गया और बताया गया कि आपके पास मुख्तलिफ जो एलिमेंट हैं वो दूसरे के साथ मिक्सअप होंगे, वो जैसे ही मिक्सअप होंगे वो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। और ये जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कंसीडर की गई, और पता चला कि ये नए ऑर्बिटल्स जो हैं इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है दुनिया के अंदर। अच्छा, इन्होंने बड़ी समझदारी के साथ इस इशू को एड्रेस किया, कुछ उसूल बनाए कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आप मिक्स करेंगे, कैसे मिक्स करेंगे उसके बारे में भी हम आगे चल के आपको इसकी डेफिनेशन के थ्रू समझा देते हैं। उसूल ये तय किया गया, द मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल हैविंग सेम शेप एंड एनर्जी इज़ नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन बुनियादी तौर पे एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ मर्ज करेंगे डिफरेंट शेप्स के उसमें। जैसे एक ऐसे फॉर एग्जांपल एक एस हम ड्रॉ कर लें और एक हम पी ड्रॉ कर लें, और वो कहते हैं कि अगर आप एक एस और एक पी को मर्ज करेंगे तो दो नए आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हो जाएंगे। अच्छा, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, और एजम्पशन ये की गई है कि उनके अंदर जो है वो तकरीबन सेम एनर्जी है, और जब मिक्स होकर नए ऑर्बिटल बनेंगे वो तो बिल्कुल ही सेम एनर्जी होगी और सेम शेप होगी। इस प्रोसेस को नाम दिया गया हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन इज़ नथिंग बट द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग होगी और उससे हमारे पास नए ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। हम ये कहते हैं द ऑर्बिटल सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। इससे मिक्स होने से जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे उनको हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलेंगे। एंड आर डेजिग्नेटेड अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ मिक्सिंग ऑर्बिटल, और इनको वैसे ही नाम दिया जाएगा जैसे मिक्सिंग नए ऑर्बिटल्स बनते हैं वैसे उनको नाम दिया जाएगा। अब होता क्या है, ज़रा गौर से देखें। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक एस और 3p है तो ये मेरे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन दी जाएगी। एक एस और 3p टोटल कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 4। देखें एक एस है 3p यानी px py pz, तो मिक्स होके 4 नए बनेंगे। अगर एक एस और 2p है, एक एस और 2p, तो जब मिक्स होंगे तो टोटल नए कितने बनेंगे, 3। जब एक एस और एक p है तो 2 मिक्स हो रहे हैं तो नए भी 2 बनेंगे। फिर उसके अंदर एस और पी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक परसेंटेजेस काउंट की गई कि sp3 में जो है वो s25 है, बाकी पी जो है वो 75% होगा, जाहिर है इक्वल डिवाइड होगा। sp2 में 33.33 और बाकी 66.66 है, और sp में बराबर रेशोज़ हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंट कैरेक्टर ऑफ s एंड p ऑर्बिटल। ये मौजूद तो हैं लेकिन मिक्स होने के बाद हम इनको sp3 हाइब्रिडाइजेशन का नाम देंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन का नाम देंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन का नाम देंगे। इट डिपेंड्स कि हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल है, जिससे हमारे पास वेरिएशन आ जाएंगे। हमारी किताब में 3 तरह के हाइब्रिडाइजेशंस को इंक्लूड किया गया है। एक हमारे पास कहलाती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक हमारे पास कहलाती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और फिर हमारे पास अगली है sp हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन स्टूडेंट्स, हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन की 3 टाइप्स हैं। एक हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, फिर हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, देन हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन है। ये हाइब्रिडाइजेशंस करती क्या हैं, हम इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास कॉम्बिनेशन है एक s का और हमारे पास 3p ऑर्बिटल्स का, यानी एक s ऑर्बिटल है और 3p ऑर्बिटल्स हैं। जैसे ही आपके पास मर्ज होंगे हमारे पास 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, जिनको हम लोग टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशंस भी कहते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन की, तो ये हमारे पास प्योर s और प्योर p से चेंज होते हैं। बुनियादी तौर पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक s होगा और 3p, p की भी अलग अलग डायरेक्शन है, px py pz। जब ये मर्ज होंगे तो 4 नए ऑर्बिटल्स हमारे पास फॉर्म होंगे। ये जो 4 नए ऑर्बिटल्स हमारे पास फॉर्म होंगे ये टेट्राहेड्रॉन ज्योमेट्री को ऑक्युपाई करेंगे, या वो स्ट्रक्चर ये ड्रॉ करेंगे। अब ये होते कैसे स्ट्रक्चर्स हैं या ये मर्ज कैसे होते हैं,
तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा। और एक और बात, sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर हमारे पास फॉर्म हो रही है तो हमारे पास जो बॉन्ड एंगल है वो 109.5 होगा। अब होता क्या है, अगर हम इसकी शेप को एनालाइज करें तो हमें ये पता चलेगा कि हमारे पास एक s ऑर्बिटल है, फिर हमारे पास px है, py है, pz है, ये आपस में मर्ज हुए और नए हमारे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या हुए, डिज़ाइन हुए। उन 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ जब मर्ज हो रहा है तब हमारे पास एक पूरा मॉलिक्यूल की शेप डिज़ाइन हो रही है। अब ये जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल है इसको हमें समझना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले एग्जांपल है हमारे पास मीथेन मॉलिक्यूल की। अगर हम लोग मीथेन की बात करते हैं तो इसमें जो सेंट्रल एटम है वो हमारे पास है कार्बन। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई 1s2 2s2 और उसके बाद 2p2। इसको अगर हम ब्रेक करें 2p को तो ये ऐसे ब्रेक होता है एक्चुअल में कि 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर हमारे पास आ गया 2px 2py 2pz। अब क्या होगा, हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। जैसे एक साइड स्टेट में जाएगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के आ जाएगा इधर, तो इसका मतलब ये वाली जो जगह है ये हमारे पास हो जाएगी वैकेंट, यानी ये वाला जो पूरा का पूरा पार्ट है दिस विल बिकम वैकेंट, ये हमारे पास खाली हो जाएगा और इधर आ जाएगा। अब क्या होगा, अब इसकी जो वैलेंसी है वो टेट्रा वैलेंट में कन्वर्जन हो गई है। अब होता ये है कि ये एक एस और 3p आपस में मिक्स होते हैं और टेट्राहेड्रॉन ज्योमेट्री फॉर्म कर लेते हैं कार्बन की, और कार्बन के साथ आके कौन अटैचमेंट कर जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। यानी बुनियादी तौर पे ये आपके पास एक ऐसा तरीक़ेकार है जिसमें हमारे पास मिक्सिंग हो रही है डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। अब ये जो मिक्सिंग होती है अगर हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये कुछ ऐसे ड्रॉ होती है कि ये हमारे पास एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री फॉर्म हुई हुई है और इसके साथ ये हमारे पास हाइड्रोजन है सारे के सारे। जैसे ही इसको हम मिक्सअप करते हैं तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन ओवरलैप हो जाते हैं और हमारे पास कौन सी बॉन्डिंग तैयार हो जाती है, सिग्मा बॉन्डिंग हमारे पास तैयार हो जाती है। बिल्कुल यही सेम फ़लसफ़ा, बिल्कुल यही सेम हम अगर क्राइटेरिया को अप्लाई करें तो अमोनिया के मॉलिक्यूल पे कर सकते हैं। इसमें हमारे पास NH3 होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो जब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p3 हो जाता है। अब ये आ जाएगा 2s2, यहाँ पे आएगा 2px, यहाँ पे आएगा 2py, यहाँ पे आएगा 2pz, तो 1 2 3। इसमें भी हमारे पास एक्साइटेशन हो सकती है। अब होता क्या है, हमारे पास जब भी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही है तो हमारे पास जो बेसिक ओवरलैपिंग है वो वैसी ही रहती है जैसे कि फॉर्म होनी है, लेकिन उसमें हमारे पास कुछ डिफरेंस आ सकता है विद रिस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। अब इसमें हमारे पास होता क्या है स्टूडेंट, हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तो बनती है लेकिन वो उसको श्रिंक कर देता है क्योंकि अमोनिया नाइट्रोजन है। तो अगर हम लोग इसके मॉलिक्यूल को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमारे पास नाइट्रोजन तो है लेकिन लोन पेयर की वजह से एक पूरी की पूरी जो शेप है वो हमारे पास शिफ्ट हो जाती है। असल में हुआ यही है कि ये एस ऑर्बिटल का अगर एक इलेक्ट्रॉन आप आगे भी ले जाएं तो ये सारे ऑर्बिटल उससे मर्ज होते हैं और नए एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। इसके साथ कोई चीज़ अटैच नहीं होगी, इसके साथ ये आपके पास एज अ लोन पेयर काम करेगा, बाकियों के साथ आपके पास हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा। एक s और 3p ऑर्बिटल मर्ज होंगे तो जैसे ही एक s और 3p ऑर्बिटल मर्ज होंगे हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगी वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगी और जिसका स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा वो कुछ ऐसा होगा टेट्राहेड्रल शेप। लेकिन अब बात यह है कि हमारे पास 3 हाइड्रोजन हैं, वो तीनों हाइड्रोजन जुड़ेंगे, हमारे पास सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे और एक हमारे पास जो लोन पेयर है वो हमारे पास आ जाएगा। क्योंकि ये लोन पेयर हम कोई अपना नहीं लेके आए बल्कि बुनियादी तौर पे ये वही S का लोन पेयर है, जो एक लोन पेयर बच गया मिक्सिंग के बाद भी वो बच जाएगा, लेकिन एक S और 3p मिक्स होंगे तो डेफिनेटली 4 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे जो टेट्राहेड्रल फैशन में हर हाल में मौजूद होंगे। अच्छा, अगर मल्टीपल आ जाए आपके पास तो क्या कोई प्रॉब्लम होती है? नहीं, कोई ऐसी सच प्रॉब्लम नहीं आती, बस बॉन्ड एंगल रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो भी हम आपको बताएंगे आगे चल के कि बॉन्ड एंगल का रिडक्शन कैसे हो रही है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें। अब जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के हम कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 8, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2p4। तो अगर हम इसको फिलअप करें तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, उसके बाद हमारे पास आ गया 2px 2py 2pz। अब इसमें क्या हो रहा है 1 2 3 4,
अब इनको हम मिक्स करेंगे तो 2 की जगह बच रही है हाइड्रोजन्स की। लेकिन बात यह है कि एक एस और बाकी 3 पीस जुड़ के ओवरऑल जो हाइब्रिडाइजेशन है वो तो हमारे पास फॉर्म हो रही हैं जैसे वो मौजूद थी। बॉन्ड एंगल रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो पहला केस था मीथेन का उसमें 109.5, अमोनिया के केस में 107 और वाटर के केस में 104। क्यों? क्योंकि रिपल्जेंस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती हैं। अब ये रिपल्जेंस कैसे क्रिएट होती हैं? बेसिक टेट्राहेड्रल शेप तो कभी चेंज नहीं होगी, तो जैसी है वैसी रहेगी। अब ये क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जा रहे हैं यहाँ पे सिग्मा सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, एक लोन पेयर ये रहा, दूसरा लोन पेयर ये रहा हमारे पास। अब होगा क्या, ये जो बॉन्ड एंगल होगा ये हमारे पास रिड्यूस हो जाएगा, यानी ओवरऑल जो बॉन्ड एंगल है वो जैसे जैसे आपके पास लोन पेयर बढ़ते जाते हैं बॉन्ड एंगल भी क्या होता जाता है, रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन को अगर हम बिल्कुल आसान फहम अल्फाज में आपको समझाएं तो ये मिक्सिंग है डिफरेंट ऑर्बिटल्स की। ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, एक पर्टिकुलर शेप एक्वायर कर लेते हैं और बाकी जो रिमेनिंग चीज़ें वो उसके साथ आके अटैच हो जाती हैं और इस तरह से हमारे पास जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स हैं वो फॉर्म हो जाते हैं। अब स्टूडेंट हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की अगर स्टूडेंट्स हम लोग बात करें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास कैसे डिफाइन की जाती है। हम ये कहते हैं कि द मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 2p ऑर्बिटल, यानी जब आपके पास एक s ऑर्बिटल और आपके पास 2p ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मिक्स हों to produce 3sp2 orbital या 3sp2 hybrid orbital is referred as sp2 यानी ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन। अब ज़रा बात को समझने की कोशिश करें कि अगर हमारे पास एक s ऑर्बिटल है और हमारे पास 2p ऑर्बिटल है, यानी एक s और 2p जब हमारे पास मिक्स होते हैं तो जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है वो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या कहलाती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन को हम ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिसके ओवरऑल स्ट्रक्चर बनता है वो ट्राइगोनल प्लानर शेप में फॉर्म होता है और को प्लानर्स होते हैं। याद रखिएगा इसके जो सारे कॉर्नर्स हैं वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल या ट्राइगोनल एंगल फॉर्म करते हैं 120 डिग्री, यानी जो ओवरऑल एंगल बनता है वो हमारे पास 120 डिग्री का बन जाता है। अब होता क्या है, ज़रा गौर से देखें, हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, दीज ऑर्बिटल्स आर को प्लानर एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। यानी अगर हम लोग इनका एक जनरल स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ होता है और sp2 ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो हमारे पास डिफरेंट तो होते हैं, यानी ये जो ओवरऑल हमारे पास फॉर्मेशन हो रही है ये sp, इसमें हमारे पास फ़र्क आ रहा है एंड दे आर कंसिडर्ड टू हैव अ कैरेक्टर दैट इज़ 1/3 s एंड 2/3 p, यानी 1/3 हमारे पास s आ जाता है कैरेक्टर और 2/3 जो है वो हमारे पास p कैरेक्टर आता है। जबकि हमारे पास जो चौथा pz ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड ही रहता है। अब इसको हम थोड़ी कुछ एग्जांपल्स हैं उनके ऊपर लेके चलेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि एक्चुअल प्रैक्टिस में इस मॉडल का हमें फ़ायदा क्या है। हम ये कहते हैं कि मॉडल बहुत अच्छा डिस्क्राइब कर सकता है किस पर्टिकुलर चीज़ को, ये हमारे पास डिस्क्राइब कर सकता है ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल को विच कंटेन कार्बन बॉन्ड टू ओनली 3 अदर एटम। जैसे कोई भी हमारे पास ऐसे जिसमें कार्बन जुड़ा हुआ हो या कोई ऐसा हो जिसमें 3 एटम्स जुड़े हुए हो, जैसे C2H4 है हमारे पास, BF3 है, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, इनके जो मॉडल्स हैं वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देती है। अब होता है क्या है, इसको ज़रा समझ लेते हैं। सबसे पहले ईथीन के ऊपर बात करते हैं। अगर हम लोग ईथीन की बात करें तो ईथीन में हमारे पास इसका अगर लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएगा। अब स्टूडेंट ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर ड्रॉ हुआ है, हम इसको अगर देखें हमें ये पता चलता है कि ईथीन मॉलिक्यूल के अंदर 2 सेंट्रल एटम है, एक कार्बन ये रहा, दूसरा कार्बन ये रहा। अब होगा ये कि हम किसी ये भी एक कार्बन को ले लेंगे और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अब ज़रा गौर से देखें होता क्या है, मैंने कार्बन लिया, अब मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लूँगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, सिंपल, अगर कार्बन है एटॉमिक नंबर है 6 तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 1s2, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2s2, इधर आ जाएगा हमारे पास 2p2। अब गौर से देखें अगर मैं इसको अरेंज करता हूँ ग्राउंड स्टेट पे तो 1s2 तो बिल्कुल ठीक आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2s में कितने आ गए 2, 2p2 तो एक px में आ जाएगा और एक हमारे पास आ गया py के अंदर। अब क्या होता है, अब हमारे पास जंपिंग का क्राइटेरिया है, ये तो ग्राउंड स्टेट है, जैसे एक सैलिड स्टेट होगी ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारे पास जंप करके कहाँ पे आ जाएगा, वो जंप करके 2pz पे आ जाएगा। अब जैसे ये 2pz पे आया तो आप देख रहे होंगे आपके पास एक ये जगह एम्प्टी हो गई, ये जगह एम्प्टी हो गई, ये जगह एम्प्टी हो गई।
अब होता ये है कि अगर आप इस पर्टिकुलर कार्बन को देखें तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन्स ने अटैच होना है और एक कार्बन ने अटैच होना है। तो 2 हाइड्रोजन्स ने अटैच हो जाना है और एक कार्बन ने अटैच हो जाना है। बाकी एक जगह जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ब्लैंक हो जाएगी, यानी वो हमारे पास कोई भी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेशन नहीं करेगा। ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होता है यही डबल बॉन्ड, जिसको हम पाई बॉन्ड कहते हैं, वो फॉर्म करता है। और इसी की वजह से हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म होनी है वो sp2 होनी है। क्यों? क्योंकि 2 p ऑर्बिटल ने इन्वॉल्व होना है, तीसरा वाला इन्वॉल्व नहीं होगा। ये अपने आप को एक ट्रायंगुलर प्लानर ज्योमेट्री में अरेंज कर लेंगे और जो बॉन्ड एंगल बनेगा इस पर्टिकुलर केस के अंदर वो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अब होता क्या है, हम ये कहते हैं कि जो 2 sp2 ऑर्बिटल्स हैं जो कि कार्बन के हैं, उनके अंदर s जो है उसके साथ हमारे पास ये हो रहा है कि कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग जरूरी, यानी हमारे पास 2 तो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे। डायरेक्ट मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे, 2 के साथ, एक के साथ हमारे 2 तो हमारे पास आ गए एक हाइड्रोजन्स और एक साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक साइड पे हमारे पास आ जाएगा कार्बन। बाकी जो बच गया अनहाइब्रिड ऑर्बिटल वो एक दूसरे के साथ सेम प्लेन पे लाए करेंगे। अच्छा, ये काम जो हो रहा है ना ये दोनों कार्बन के साथ हो रहा है, यानी ऐसा नहीं कि ये वाला जो कार्बन है जो काम एक के साथ हो रहा है वो दूसरे के साथ भी हो रहा होगा। तो इसका मतलब जो इनकी ओवरऑल ज्योमेट्री बनेगी वो इसी तरह होगी कि ये कार्बन है, इसका ऑर्बिटल आ गया, इसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ गया। सिमिलरली इस वाले कार्बन के साथ भी यही ज्योमेट्री का होगा हमारे पास, यानी इसके अंदर भी दोनों तरफ एक जैसा होता है। और जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर है, दूसरा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर है। अब क्या होगा, ये जो हमारे पास अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में दूसरे के साथ पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। अब ये पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती कैसे है, दिखती कैसे है, तो इसको ज़रा देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं एक बेसिक स्ट्रक्चर है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, दोनों तरफ हाइड्रोजन है। अब सबसे पहले क्या हुआ, आपस में ओवरलैपिंग होगी। देखें कार्बन कार्बन की ओवरलैपिंग होगी, ये आ जाएगा हमारे पास सिग्मा बॉन्ड, ये आएगा सिग्मा 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 और सिग्मा। अब होता ये है कि इधर हमारे पास एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद है, यानी एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर मौजूद है, एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर मौजूद है। अब ये जो दोनों अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में दूसरे के साथ क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, लुक लाइक डैट। तो जैसे ही वो ओवरलैप करेंगे तो उनकी ओवरलैपिंग की वजह से हमारे पास कौन सी बॉन्ड की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी, पाई बॉन्ड की। ये पाई क्लाउड बनेगा, अबव और बिलो द प्लेन ये हमारे पास पाई क्लाउड बनता है। और बाकी जो पार्ट है, यानी ये वाला जो मेन पार्ट है ये तो आ गया आपके पास पाई क्लाउड, और पाई क्लाउड के अलावा बाकी जो कुछ बच गया वो हमारे पास वैसे ही रहेगा। यानी बाकी जो पार्ट है, दिस पार्ट जहाँ पे हमारे पास ये सिग्मा सिग्मा, एक सिग्मा यहाँ पर भी मौजूद है, बाकी इधर देख सकते हैं आप सिग्मा सिग्मा। तो इसका मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें तो ईथीन के अंदर कितनी सिग्मा आ गई, 5 सिग्मा बॉन्ड आ गई हमारे पास, एक पाई बॉन्ड आ गई। बॉन्ड एंगल कितना आ गया, 120 आ गया, और स्ट्रक्चर कैसा आ गया, ट्राइगोनल प्लानर आ गया। तो ये हमारे पास इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें हमेशा मेंशन करनी होती हैं जब भी हम लोग बात करते हैं ईथीन मॉलिक्यूल के एतबार से। तो इस तरह से sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास एक्सप्लेन होती है विद इन ईथीन मॉलिक्यूल। लेकिन ईथीन के अलावा भी हमारे पास एक्सप्लेनेशन हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है बोरॉन ट्राईफ्लोराइड यानी BF3। अगर बोरॉन की बात करें तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है 5। तो अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p1। अब क्या होगा, ये हमारे पास इनको हम क्या करेंगे, मर्ज कर देखेंगे तो 2 तो आ गए इसके अंदर बिल्कुल ठीक, इसमें भी 2 आ गए, 2p1। तो इसका मतलब है एक आ गया हमारे पास 2px1। अब क्या होगा, ये दोनों हमारे पास एम्प्टी हो जाएंगे, होगा ये एक्साइटेशन होगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये उठ के हमारे पास इधर एक्साइटेड स्टेट में आ गया। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जगह खाली हो गई, एक ये जगह खाली है, एक ये और एक ये। आप देख सकते हैं 3 जगहें खाली हैं। थोड़ा सा इनको ज़रा एक्सप्लेन कर लेते हैं। अगर हम लोग बोरॉन ट्राईफ्लोराइड को देखें एक्साइटेड स्टेट के बाद, ये 3 वैकेंट है। ये जो 2pz है ये तो बिल्कुल ही खाली है, ये तो आप समझ लें ये तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, ये तो अनहाइब्रिडाइज्ड ही नहीं है, इसमें तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो इसको तो हम हटा देंगे। तो इसका मतलब है ये तीनों मिक्स होंगे spp। तो आप देख सकते हैं एक S इन्वॉल्व हो रहा है, 2p, तो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास कैसी डेवलप हो जाएगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब होगा क्या, यहाँ पे आके हमारे पास एक फ्लोरीन अटैच हो जाएगा, ये दूसरा फ्लोरीन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा तीसरा फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। ये हमारे पास किस पे एंड होती है, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2 2p5। तो
तो इसका मतलब फ्लोरीन की जो शेप होगी वो कैसी होगी, डम्बेल होगी। तो डम्बेल शेप जाके ट्राइगोनल प्लानर के साथ जाके अटैचमेंट होगी। एंगल वही होगा 120, प्लानर ट्राइंगुलर ज्योमेट्री बोल दें या आप इसको ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री बोल दें, वो आपके पास फॉर्म हो जाएगी। अब होता क्या है, ज़रा गौर से देखें, हमारे पास इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। मेन स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है दिस वन, ये आपके पास है ट्राइगोनल प्लानर, और इस ट्राइगोनल प्लानर के साथ आके हमारे पास क्या अटैचमेंट हो गई है, इसके साथ आके हमारे पास फ्लोरीन का जो डम्बल शेप है या फ्लोरीन की जो डम्बल कैरेक्टरिस्टिक है वो आके अटैचमेंट हो गई है। जैसे ये जुड़ेगा यहाँ पे कौन सी बॉन्ड बनेगी, सिग्मा सिग्मा, और ये भी ज़ाहिर है यहाँ पर भी ओवरलैप हो रहा है तो ये भी हमारे पास सिग्मा बॉन्डिंग तैयार हो जाएगी। एक बात समझ लें आप, इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर 3 सिग्मा है और पाई एक भी नहीं है। लाजमी नहीं है sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगी तो पाई बॉन्ड भी बनेगी। ये देखना पड़ता है कि हमारे पास पाई बॉन्ड किस केस में फॉर्म होगी, किस केस में फॉर्म नहीं होगी। सिमिलरली एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है मैं यहाँ पे पता लगती है कि बॉन्ड एंगल sp2 के अंदर सेम रहेगा और जो ओवरऑल ज्योमेट्री है ट्राइगोनल प्लानर वो भी हमारे पास क्या रहेगी बेटा, वो भी हमारे पास सेम रहेगी। तो ओवरऑल जो भी कुछ है हमारे पास वो हमेशा सेम रहेगा, सिग्मा हो पाई हो इसमें फ़र्क आता रहेगा, लेकिन बॉन्ड एंगल ज्योमेट्री या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो हमेशा हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए हम हाइब्रिडाइजेशन को डिटेक्ट कर लेते हैं। हमें ये फ़ायदा हो जाता है कि जैसे ही हम हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करते हैं हमें पता चल जाता है कैसे दोनों को एक साथ लेके चलना है। नेक्स्ट हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन है स्टूडेंट, वो हमारे पास कहलाती है sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, ये इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें हमारे पास एक s और एक p इन्वॉल्व होता है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। यानी जो भी हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल जब उनको कंबाइन किया जाता है तो एक s और एक p दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं। जैसे एक s एक p मर्ज होते हैं ये हमारे पास sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाते हैं। ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये कोलीनियर होते हैं, इनका बॉन्ड एंगल हमारे पास होता है 180। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर होता है, 1:1 होता है। अगर एक s ऑर्बिटल है तो एक p ऑर्बिटल होगा। बाकी रिमेनिंग जो भी p ऑर्बिटल्स होते हैं यानी 2 वो या जो भी हैं वो सब अनहाइब्रिडाइज्ड होते हैं और वो अपने आप को उसी हिसाब से अरेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन है जो हमारे पास ज़्यादातर इथाइन मॉलिक्यूल या हमारे पास बेरिलियम क्लोराइड के अंदर मौजूद होती है। इथाइन मॉलिक्यूल के एग्जांपल ले लेते हैं, उससे हमें और क्लैरिटी हो जाएगी कि ये वाली जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हमारे पास कैसे दिखती है। अब होता क्या है, हम ये कहते हैं द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन ईच कार्बन एटम ऑफ इथाइन इज़ sp। ये sp या इथाइन की बात कर रहे हैं। इथाइन हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। अच्छा अब ज़रा गौर से देखें होता क्या है, हम ये कहते हैं कि इसके अंदर हमारे पास एक px ऑर्बिटल इन्वॉल्व है और एक हमारे पास py ऑर्बिटल इन्वॉल्व है और एक pz ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। तो सर ये तो तीनों ही इन्वॉल्व है। इन्वॉल्व का मतलब ये कि क्योंकि सब में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें px तो जुड़ गया हाइब्रिड ऑर्बिटल में, बाकी 2 अनहाइब्रिडाइज्ड के तरीके से आपके पास इन्वॉल्वमेंट है। यानी जो पूरा प्रोसेस है उसमें एक s और px तो हाइब्रिड है, बाकी py pz अनहाइब्रिड है। ये जो 2 sp ऑर्बिटल्स होते हैं ये हमारे पास 180 डिग्री का एंगल बना लेते हैं और ये जो हमारे पास है एक तरह से राइट एंगल आपके पास फॉर्म करे हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कार्बन है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है 6। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ये हो जाएगा 1s2 2s2 और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 2p2। तो 1s2 2s2 2p2 यानी हुंड्स रूल के हिसाब से फिल करेंगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। फिर एक्साइटेशन स्टेप में जाएंगे तो s का इलेक्ट्रॉन जंप करके 2pz में चला जाएगा। अब क्या होगा, अब हमारे पास यहाँ से एक एटम यहाँ से एक एक करके बॉन्डिंग होनी चाहिए, लेकिन होता ये है कि ये वाले जो 2 हैं दीज 2 ये हमारे पास अनहाइब्रिड होते हैं। सिर्फ 2 हमारे पास हाइब्रिड होंगे, एक के साथ कार्बन लगेगा एक के साथ हाइड्रोजन, यानी इस वाले कार्बन के साथ एक कार्बन इधर जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, बाकी अनहाइब्रिडाइज्ड होंगे। अब ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड होंगे इनको हम लोग कैसे डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, तो इनके बारे में हम लोग ये राय रखे होते हैं कि ये जो अनहाइब्रिड हैं ये बुनियादी तौर पे हमारे पास पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे होंगे। अब ये पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ओवरऑल जो हम मर्ज कर रहे हैं इस पूरे स्ट्रक्चर को जब हम ड्रॉ कर रहे हैं तो वो किस तरह से ड्रॉ हो रहा है। अब इसको थोड़ा सा आगे लेके चले जाते हैं ताकि हमें ख़ुद क्लैरिटी हो जाए। देखिए होता क्या है, यहाँ पे हमारे पास 2 आ गए इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन की वजह से आगे बढ़ गया।
तो जैसे ही एक्साइटेशन की वजह से आगे बढ़ गया, यहाँ पे ये आ गया। अब 1 2 ये हमारे पास जुड़ जाएंगे, ये आ जाएगा कार्बन, ये आ जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन। अब क्या होता है, हम ये कहते हैं कि ये जो p ऑर्बिटल है ये हमारे पास पैरेलल प्लेन पे लाई कर जाते हैं। अब होगा ये बहुत आसान सी बात कि हमारे पास ये जो बनने वाली बॉन्ड्स हैं ये हमारे पास पाई बॉन्ड कहलाएंगी। अब पाई बॉन्ड बन कैसे रही है, इधर इसको थोड़ा सा ज़रा हम देख लेते हैं। पहली तो बात है, अगर मैं लाइन फार्मूला यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो ये कुछ ऐसा ड्रॉ होगा। अब इसके साथ एक तो हमारे पास sp ऑर्बिटल मर्ज हो गए, ये आपके पास s आ गया, फिर ये हमारे पास मर्ज हो गए, ये हमारे पास sp ऑर्बिटल आ गया। अब क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास अनहाइब्रिड ऑर्बिटल आता है पहला, और उसके बाद एक और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल आता है दूसरा। ये आपस में अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जुड़ जाते हैं और पाई बॉन्ड बनाते हैं। अदरवाइज़ ये है बिल्कुल लीनियर स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर्स के एतबार से अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल एक लीनियर स्ट्रक्चर फॉर्म किया हुआ होता है। आपके पास ये जो sp हाइब्रिडाइजेशंस हैं उसकी वजह से यहाँ पे एक सिग्मा सिग्मा और सिग्मा, यानी कि टोटल हमारे पास 3 सिग्मा बनी हुई होती हैं। और कितने पाई बॉन्ड्स होते हैं, 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं जो कि py और pz ऑर्बिटल के साइडवेज या लेटरल ओवरलैपिंग की वजह से हमारे पास क्रिएट हुए हुए होते हैं। एक बात याद रखिएगा, ये जो लेटरल ओवरलैपिंग होती है ये हमारे पास, मतलब इसको आप इस तरह समझ लें कि तभी होगी जब अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। अगर अनहाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद नहीं है तो हमारे पास इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो ईथाइन का जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर हमारे पास इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन मौजूद होती है। एक और ऐसा केस है जिसमें हमारे पास ये वाली हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म हो सकती है लेकिन उसमें पाई बॉन्ड नहीं बनते। sp हाइब्रिडाइजेशन है मगर पाई बॉन्ड नहीं है। ये कैसे हो सकता है, जैसे बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट पे लिखेंगे तो 1s2 2s2 हो जाएगी, तो 1s2 2s2 हो गई। लेकिन जैसे ही एक्साइटेड स्टेट पे जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन जंप करके py में px में चला जाएगा। py और pz ये तो हैं ही खाली, जब खाली हैं तो कोई काम ही नहीं है इनका। तो इसका मतलब यहाँ पे एक आएगा, यहाँ पे हमारे पास एक Cl आ गया, यहाँ पे एक Cl आ गया, तो एक S और एक P मर्ज हो गए, sp हाइब्रिडाइजेशन हो गई। ये जो sp हाइब्रिडाइजेशन है ये हमारे पास कुछ स्ट्रेट हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म हो गई है, यानी जब हम इनका हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे तो ये हमारे पास कैसे बनेंगे, इसको इस तरह समझ लें। एक s था एक p, तो जैसे हमने मर्ज किया तो हाइब्रिड ऑर्बिटल आया, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल और दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो ये एक 2 sp आ गए, यानी ये भी एक ऑर्बिटल डिज़ाइन हो गया, ये भी एक ऑर्बिटल डिज़ाइन हो गया। यहाँ से आ गया क्लोरीन, इधर से भी हमारे पास आ जाएगा क्लोरीन। तो जब क्लोरीन क्लोरीन आपस में जुड़ेंगे तो कौन सी बॉन्डिंग फॉर्म करेंगे, सिग्मा बॉन्डिंग फॉर्म करेंगे। पाई बॉन्ड बन नहीं सकता, इसकी वजह ये कि py pz बिल्कुल खाली हैं। ज्योमेट्री ओवरऑल इनकी लीनियर होती है क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन है और बॉन्ड एंगल 180 होता है। इसको अगर हम देखें तो हम ये कहते हैं द एक्साइड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम इज़ 1s2 2s1 और 2px1। इंडिकेट ये कर रहा है कि 2s और 2px शामिल हो जाएगा, बाकी जितने भी बच गए वो कभी भी प्रोडक्शन में शामिल नहीं होंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल की। तो हम ये कहते हैं कि इसके अंदर एक s और एक p ऑर्बिटल मर्ज हुआ और 2 क्लोरीन एटम जो हैं वो स्ट्रेट अवे हमारे पास आके इसके साथ लीनियरली मर्ज हो गए। और ये जो बनने वाली ज्योमेट्री है ये हमारे पास कैसी है, ये हमारे पास 180 डिग्री बन गया और जो ज्योमेट्री है वो लीनियर है और हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर sp है। स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं इसका एक क्लियर पिक्चर तो ये हमारे पास कुछ ऐसे बनती है कि बेरिलियम है, उसके साथ यहाँ पर हमारे पास एक Cl आके अटैच हो गया है। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास एक Cl आके अटैच हो गया, यानी बीच में S और P का जब मर्ज हुआ तो sp ऑर्बिटल आ गए 2, तो एक sp ऑर्बिटल ये रहा, दूसरा sp ऑर्बिटल ये रहा, इसके साथ आके एक क्लोरीन अटैच हो गया, एक क्लोरीन अटैच हो गया। तो ये जो बनने वाली चीज़ है ये हमारे पास क्या कहलाती है, बेरिलियम क्लोराइड का एक पूरा हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल कहलाता है। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक हाइब्रिडाइजेशन का जो पूरा टॉपिक है और जिसके पूरे 3 टॉपिक्स हैं यानी sp3 sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एक दफ़ा इसको आप अच्छे से रिकैप भी कर लीजिएगा क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को इनिशियली इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू। हाँ भाई, वीडियो देख ली, नोट्स बना लिए। अब इस टॉपिक और बाकी टॉपिक्स, पास पेपर्स, इन सब चीजों के एमसीक्यूज के लिए फौरन छा जाओ ऐप डाउनलोड करो। जल्दी करो और छा जाओ।